हे गाइस, वेलकम बैक। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं मेरे जीवन का बीता। कई सालों बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने मुझे एक इमरजेंसी स्टेट में लाके खड़ा कर दिया। उसके साथ साथ मैंने ये भी सीखा कि अगर हमें बिजनेस में नेगोशिएशन करना है तो कौन सी एक टिप है जो एवरग्रीन है और वो हमें सदा महत्वपूर्ण हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वैलिडेट करना है कि आपका स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल है कि नहीं, तो आप उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। श्योरली या आज की टॉक थोड़ी बिजनेस ओरिएंटेड रहेगी, क्योंकि कल का दिन थोड़ा मेरा मीटिंगों से, लोगों से और उन सब से भरा हुआ था। बट इवेंचुअली इट वाज गुड डे। बहुत अच्छी चीज़ें हुई और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स कैरी ऑन। ओके, दिन की शुरुआत फुल्ली एनर्जेटिक नहीं रही। थोड़ा एक दिन पहले तबीयत नरम थी मेरी, कुछ दिनों से थोड़ी सर्दी वर्दी हुई है, तो क्या मैं उसको उस फोर्स से स्टार्ट नहीं कर पाया। एक आध दिन तो सर्दी की दवाई ली थी तो सुबह उठ भी नहीं पाया जल्दी। और जब नहीं उठते हैं ना, जो रूटीन जैसा होता है वो होता नहीं है ना, तो अंदर से बहुत दुखता है, एक गिल्ट फील होती है। इट लुक लाइक वी लूज समथिंग, हमें कुछ मिस हो गया है। सो नेवर मिस योर रूटीन। इसके लिए तो मैंने 3 दिन से सर्दी की दवाई भी छोड़ दी। मैंने कहा दवाई से जो दुख होता है उसकी जगह सर्दी चलने दो, अपने आप 5 दिन बाद ठीक हो गया। तो कल का दिन थोड़ा कम एनर्जेटिक रहा है शुरुआत, कोई बात नहीं, बट वी स्टार्ट फॉलोइंग द रूटीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक जीवन में। आप याद रखना कि अगर आप लेट हो जाते हो कोई चीज़ करने में, जैसे कि आपका रूटीन है कि भाई जिम जाने में रोज़ मुझे 8 बजे पहुंचना ही है और 8 से 9 में कोई जिम का काम करना है, पर अगर आप कभी कभी आप 8 की जगह 8:30 भी पहुंचते हो, तो भी जिम में एक्सरसाइज उतनी करो, जो आपकी बेसिक रूटीन है वो ज़रूर करो। माना कि 8 से 9 के अंदर आप ज़्यादा कर सकते हो, 8:30 से 9 के अंदर कम कर सकते हो, बट डोंट लूज, वो दिन को मिस मत करो। कुछ तो 0 से अच्छा ही है, कुछ करना तो 0 से अच्छा ही है, और वही हमें करना है। तो वही मैंने किया। एक थोड़ा सा पढ़ा, किसी चीज़ के ऊपर लिखा। कल का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग था, सुबह 4 बजे उठने से क्या बेनिफिट होते हैं। आपको मैं उसके लिंक ज़रूर शेयर करूंगा, आप उसे पढ़िएगा। तो उठा, लिखा, कुछ पुराना बैकलॉग का काम था, कुछ ईमेल्स के रिप्लाई थे, ये था वो था, नॉर्मल रूटीन था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैकलॉग के कारण आप ट्रैक पे नहीं आ पाते, और जब आप ट्रैक पे नहीं होते तो आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो बैकलॉग को रिजॉल्व किया, सब किया, ऑफिस गया। अब आई वो सिचुएशन। मैंने आपको कहा था ना कि कल मेरे साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई थी। डैट इज़ अ सिचुएशन। मैं मस्त घर से ऑफिस के लिए जा रहा था। आई एम ऑन बाइक। मैं अच्छी स्पीड से जा रहा था। मैं ब्रिज के ऊपर भी था और बढ़िया जा रहा था। अचानक ब्रिज पे एक तीखा सा खीला या पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था। और मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है कि जब हम कुछ ड्राइव कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी या बाइक, आप भी ज़रूर नोटिस करना, तो हम कोई चीज़ को देखते हैं, कोई गड्ढे को या कोई चीज़ को देखते हैं, और हमें पता है कि हमें उसे इग्नोर करना होता है, पर पता नहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सा कुछ लगता है और हम उसकी तरफ ही जाते हैं। वही हुआ, एक अट्रैक्शन सा फील हुआ और मैं उसी के ऊपर से बाइक निकाल गया। अब दुर्घटना ये हुई कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बहुत छोटी सी चीज़ थी, नुकीली चीज़ थी, पर तुरंत पंचर कर दिया। तुरंत यानी कि जैसे ही ब्रिज उतरा हवा खत्म हो गई, इतना फास्ट। अब ये पंचर में भी, जब आपकी गाड़ी में ट्यूब वाला पंचर होना, तो आपको पता चलता है रियल दुनिया में इमरजेंसी क्या होती है। आप जैसे ही किसी पंचर वाले के पास पहुंचोगे, वो इतनी क्रूरता और इतने खराब नेचर, या आप ऐसा समझ लो कि इतने गुस्से से ट्यूब को अपने टायर से बाहर निकालता है ना, कि बेचारी आधी तो वहीं मर जाती है। फिर वो ढूंढ ही लेता है, 3-4 पंचर थे, ये छेद वो छेद ये, और ट्यूब बदलनी ही पड़ती है। अब सिचुएशन समझो, आपकी गाड़ी रखी हुई है, बाइक या कार मान लो, चलो ज़्यादातर ट्यूब वाली गाड़ियाँ तो बाइक पे ही है। आपकी बाइक है पंचर वाले के वहाँ, टायर निकला हुआ है, ट्यूब बाहर है, ट्यूब में पंचर है। वो बोल रहा है नई ट्यूब डालनी होगी, नई ट्यूब के जहाँ मान लो 300 रुपये लगेंगे, जो मार्केट में 100 रुपये में मिलती होगी। बट आप कुछ नहीं कर सकते।
ना आप नेगोशिएशन कर सकते हो, ना झगड़ा कर सकते हो, ना सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, माने तो ठीक, वरना 300 रुपये दे के ट्यूब डला सकते हो। तो ये है वो इमरजेंसी केस, एक ऐसी सिचुएशन जो कभी कभी मुझे लगता है कि जो अपन कहते हैं कि भाई इमरजेंसी है, डॉक्टर का केस है, वो है, ये उससे भी ख़राब केस होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सामने वाले की बात माननी ही पड़ती है। कभी कभी फील होता है वो लोग साले सही में ब्लैकमेल कर रहे हैं, बट ठीक है, ये उनका काम है, वो कर रहे होते हैं, हम हमारा काम करते हैं, दैट्स ऑल। तो ये तो हो गया वो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो कई सालों बाद हुआ। मतलब लगभग क्या है कि नए टायर वायर डलवाए थे तो कई सालों से तो पंचर हुआ नहीं था, कई सालों यानी लगभग सही में 1 साल से नहीं हुआ था। आई वॉज इन गुड मूड, पता नहीं था मैंने लास्ट टाइम कब पंचर ठीक कराया था, पर जब हुआ तो वही करना पड़ा। चलो कोई नहीं, फिर ऑफिस पहुंचा, पर अब ऑब्वियसली लेट पहुंचा। थोड़े बैकलॉग्स क्लियर किए, चीज़ें ख़त्म की, कुछ मीटिंगें ख़त्म की, किसी को कॉल किया, सोया रोया, जो करना था सब किया। फिर आया एक नेगोशिएशन का टाइम। मैंने एक बंदे से किसी चीज़ का रेट पूछा था, उसने मुझे कुछ 600 जैसा बोला था पर आवर का। हम लोग आवरली काम करते हैं, उसने मुझे कुछ 600 जैसा बोला था, पर वो बंदे से सीखने जैसी चीज़ थी। जब मैं उससे बार्गेनिंग कर रहा था, क्योंकि मेरे क्लाइंट के पास उतना बजट नहीं था या उस तरीके से वो सेट होने नहीं वाला था। उसकी कॉस्टिंग अपनी जगह पे सही होगी, बट मेरे पास मेरी कॉस्टिंग थी जिसको मैं उसको जस्टिफाई कर रहा था। बट वो मुझे क्रॉस आर्ग्यू में सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल खर्चे बता रहा था। वो बता रहा था कि कैसे वो जस्टिफाइबल है, कैसे उसकी कॉस्टिंग सही है, और कैसे आपको समझना होगा कि वो जो कॉस्ट निकाल रहा है वो लगती है। यानी मैंने ये सीखा कि जब आप नेगोशिएशन करते हो और अगर आप किसी चीज़ पे रहना चाहते हो तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि वो क्यों रहना है। ऐसा नहीं कि मेरा मूड है, ऐसा नहीं कि वो मेरा खर्च है। आपको बताना पड़ेगा, भैया ये बंदा है, उसका इतना खर्च है, इसकी इतनी पगार है, इसका इतना चीज़ है, इतना टाइम लगेगा, इतने आवर लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। तो जाके क्या होता है कि आपके क्रॉस आर्ग्यूज भी आप जीत सकते हो। डेफिनेटली वही विन किया। मुझे मेरे क्लाइंट से ज़्यादा रुपए मांग के कुछ सेटिंग करनी पड़ी, वो वाली चीज़ें अलग है। हम लोग किसी पॉइंट पे कंक्लूड हुए, वो चीज़ भी अलग है। बट सीखने जैसी चीज़ ये है कि यू शुड हैव पॉइंट। तो आज के बाद कभी भी आप भी अपने किसी क्लाइंट को कुछ भी भेजिए, प्रपोजल भेजिए, प्राइस भेजिए, रेट भेजिए, तो कम से कम अपने पॉइंट पे बियर रहने के लिए आपके पास कुछ और लॉजिक्स भी बना के रखिएगा। सच्चे झूठे वो आपकी मर्जी, पर होने ज़रूर चाहिए कि भाई क्यों खर्चा, किस लिए खर्चा, कैसा खर्चा, वो खर्चे को जस्टिफाई करो और जेन्युइन रहो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप यूँ ही कह दो कि मैं एक बंदे को 5 लाख रुपए महीने की पगार देता हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा जेन्युइन रहो, चीज़ रहो, सामने वाले को पता है आपको कमाना है, आपकी चीज़ है, बट बी जेन्युइन एंड बी जनरस। तो नेगोशिएशन अच्छी होती है और सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। डेफिनेटली उससे भी कम रेट के मेरे पास कोटेशंस थे, मेरे पास वर्केबल सोल्यूशन थे, पर मेरे को उसी से काम क्यों करना था, क्योंकि उसका बैक रिकॉर्ड अच्छा था और ये नेगोशिएशन करते वक्त मेरी उसके ऊपर और ट्रस्ट बना, क्योंकि उसने चीज़ को और डिटेल में देखा। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे इतनी चीज़ लगेगी, यहाँ पे ऐसा लगेगा, जो शायद मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो उससे मुझे ये मैनेज सीखना पड़ा। तो टिप यही मिली सबसे बड़ी मेरे को कल, कि नेगोशिएशन के साथ आपके पास थोड़ी बैकिंग होनी चाहिए, थोड़े रीजंस होने चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए जो सामने वाला कन्वे हो। अगर पॉइंट्स पे कन्वे हो गया तो प्राइस पे अपने आप हो जाएगा। इसलिए प्राइस के लिए मत लड़ो, पॉइंट्स पे लड़ो। ऐसा मत कहो कि इतना ही रहेगा, जो करना है कर लो। वो नेगोशिएशन ईगो पे आ जाता है। ईगो पे नहीं लेने का, लॉजिक से खेलने का, इमोशन से खेलने का, बिकॉज भावनाएं बिकती है। ओके, तो ये हुआ, 1 घंटे तक फ़ोन कॉल चला। मेरे को क्या एक घंटे के कॉल्स की आदत नहीं है, सो इट वाज वेरी टफ फॉर मी। बहुत वाइब्रेशन होता है दिमाग में, पता नहीं चलता है चीज़ें क्या हो रही है। तो ये हुआ, फिर इसके बाद और आगे बीता। फिर एक लास्ट कॉल 7:30 PM क्लाइंट के साथ। जनरली मैं इग्नोर करता हूँ ये टाइमिंग्स को, पर फिर भी कभी कभी करने पड़ते हैं। सो हम कॉल पे थे, क्लाइंट के पास कोई नया आइडिया था, आइडिया कुछ लैंग्वेज लर्निंग का था। उसका कुछ ऐसा था कि भाई आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे स्पेनिश, जापानीज़, चाइनीज़, तो उसके जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है, जैसे कि भाई कुछ 500, 1000, 2000 वर्ड होंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते होंगे,
वो 500,000 वर्ड वो आपको सिखाने की एक बेसिक ऑडियो टेक्निक लेके आया है, जिसको आप प्ले लूप में डाल के सुन सकते हो, कर सकते हो और वो सारी चीज़ें कर सकते हो. सो दैट वाज गुड. लाइक आइडिया वाज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बट यूनिक एंड कंस्ट्रक्टिव, यूजफुल फॉर पीपल, हैप्पी फॉर पीपल इन दैट वे. तो मुझे इस जगह पे, इस डिस्कशन में जो बेस्ट चीज़ लगी वो ये लगी कि जब भी मैंने उस क्लाइंट से एक बार पहले भी बात हुई है, तो जब भी उसके साथ डिस्कशन होता है, उसका अपने आइडिया को समझाने का एक स्टोरी होती है, एक बैकिंग होती है और एक अलग ही एनर्जी होती है, और उससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये आइडिया चल सकता है. कई बार क्या होता है कि हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो वो बहुत डल होता है, बहुत लाइक डेड फिश होता है, यानी वो आता है, मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ख़त्म. पर जब इसके पास स्टोरी होती है, जैसे इस क्लाइंट को कितनी बार भी पूछो वो यही बताता है, हम 3 भाई हैं, हम अलग अलग सीखते हैं, हमें सीखने का शौक़ है, और जब हम सीखते हैं तब हमने ऐसा पाया कि भाई जो भी अभी अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने उसको ऐसा बनाया कि भाई ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है. तो ये जो स्टोरी है ना, ये आपको एक गो थ्रू करवा देती है प्रोसेस से, और ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देती है कि कैसे आप पूरे सिस्टम को बना सकते हो. तो ये जो मेरे को उसकी बात का तरीका लगा, उसका जो टेक्निक लगा, वो क्या करता है, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस देता है, प्लस उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. क्योंकि जब जब वो इस तरीके से बात करता है, सामने वाला भी उसको सपोर्ट करता है, और सामने वाला सपोर्ट करता है तो उसको लगता है ओके, ही इज़ विथ मी, ही इज़ विथ मी, ही इज़ विथ मी. तो एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल होता है. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे कभी भी अपने आइडिया को कंस्ट्रक्टिव बनाने की, और खुद को भी ट्रस्ट दिलाने की कि मेरा आइडिया सर्वाइवल है. यू नीड अ बैकिंग स्टोरी कि क्यों आपने ऐसी चीज़ को पकड़ा, और कैसे वो एक रियल टाइम सल्यूशन है, एक जस्टिफाइबल सल्यूशन है, और कैसे और क्यों चीज़ों को बनाना है. सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट. डेफिनेटली अभी हम प्रपोजल भेजेंगे, क्लाइंट अप्रूव करेगा तभी हम काम कर पाएंगे, बट वो एक अलग मैटर है. इफ़ ही फाइंड अस enough, strong enough, or knowledgeable enough, then he can give us a chance. But overall it was an awesome experience and good learning from it. तो इसी के साथ फिर कल रात को घर आया, नवरात्रि का पहला दिन, गरबा किया, टाइम पास किया और सो गया. तो ये शानदार दिन बीता. पर मैंने आपको कहा ना, हर दिन कुछ सिखाने को जाता है. तो कल हमने इमरजेंसी या सिचुएशन देख ली, नेगोशिएशन टिप सीख लिया, अपनी स्टोरी, अपनी नॉलेज और अपने आइडिया को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका देख लिया. तो इट वाज अ गुड डे. बहुत ही नॉलेजेबल रहा, और मेरे आने वाले अगले दिनों में ये ज़रूर कुछ ऐड करेगा. आप भी अपने दिन से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए. दिन बीत जाएंगे, उम्रें निकल जाएगी. दिन बीत जाएंगे, उम्रें निकल जाएगी, यारों हर दिन को सीखो तो ज़िंदगी का मज़ा दुगना हो जाएगा. थोड़ी ख़राब शायरी थी पर थी ज़रूर. तो इसी के साथ बी इन टच. आपकी बातें, आपकी भावनाएं हमारे तक ज़रूर पहुंचाइए. प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक, हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की बातें हम तक पहुंचाइए, हमारे साथ बात कीजिए. हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं. जैसे मैं हर बार कहता हूं कि इन वीडियो के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई लोगों से एक साथ बात कर रहा हूं. तो आप भी ये मानिए कि हम भी आपके लिए. आप अपने मन की बात रखिए कमेंट्स में. हमारा 1-to-1 कनेक्टिंग चैनल के बारे में हम आपको बताएंगे वहाँ पे, और फिर अपन उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे. तो इसी के साथ ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए. धन्यवाद.